वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन है। तो झारखंड से कह रहा है, तो झारखंड से जो है प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? आश्रित लकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, ठीक है, आदिवासी भी होना चाहिए, आदिवासी महिला, फीमेल का बात कर रहा है, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी, तब ये कौन होंगी? ये होगा सावित्री पूर्ति। ठीक है, सावित्री पूर्ति। अगर पूछा जाएगा कि पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट के बारे में पूछा जाए, ठीक है, एथलीट के बारे में पूछा जाएगा, ये भी झारखंड से होना चाहिए। और फर्स्ट इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल फीमेल, ठीक है, फीमेल भी होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है? विजय नीलमणि, विजय नीलमणि, विजय नीलमणि इनका नाम है। ठीक है, विजय नीलमणि। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पूछा जाएगा तो यहाँ और एक दीप सेन गुप्ता का नाम भी आता है, दीप सेन गुप्ता। ये दीप सेन गुप्ता क्यों फेमस है? ये भी झारखंड से फेमस है। और ये जो है झारखंड से, यानी अगर झारखंड स्टेट की बात करेंगे तो झारखंड से जो है पहले ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर, पहला शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर है, चेस मतलब क्या हो गया? शतरंज, ठीक है, शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ये सभी जो है केवल जो खेल से रिलेटेड प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक जिले का दर्जा दिया गया? तो गढ़वा जो पहले था ये पलामू में ही शामिल था, ठीक है, और बाद में जो है पलामू के 8 प्रखंडों से मिलकर जो है गढ़वा का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये क्या पहले कहाँ पर था? पलामू के अंतर्गत था। और गढ़वा का जो निर्माण किया गया ये पलामू का कितना? 8 ब्लॉक को, ठीक है, 8 प्रखंड को मिलाकर जो है इसका निर्माण किया गया। और इसका निर्माण कब हुआ है? 1 अप्रैल 1991 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो निर्माण वर्ष होगा ये कब होगा? 1 अप्रैल 1991 को जो है इनका निर्माण वर्ष हुआ। अब देखिए गढ़वा की अगर बात करेंगे तो गढ़वा जो स्थित है, अगर झारखंड का मैप देखेंगे तो गढ़वा किधर स्थित है? देखिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं बना। तो इस कॉर्नर पे है, क्या था? गढ़वा पर है। यहाँ पर क्या है? गढ़वा है। ठीक है, तो गढ़वा कहाँ पर है? गढ़वा का एग्जैक्टली लोकेशन जो होता है ये कहाँ होगा? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, साउथ वेस्ट में पड़ता है, यानी क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। झारखंड के दक्षिण पश्चिम में जो पड़ता है ये क्या पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम में नहीं पड़ता है, कॉर्नर में पड़ा ना, ये ईस्ट वेस्ट में ये पड़ेगा
नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। झारखंड का जो है नॉर्थ वेस्ट में ये पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में ये पड़ता है, यानी बिल्कुल कॉर्नर साइड में पड़ता है। और ये एकमात्र जो है जिला है जो 3 स्टेट को टच करता है, 3 स्टेट को जो है टच करता है। कौन कौन सा स्टेट है? पहला क्या हो गया? पहला हो गया बिहार, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? यह नॉर्थ में बिहार से टच करता है, प्लस ये कहां पर? उत्तर प्रदेश, और साथ में जो है 3 नंबर छत्तीसगढ़, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो ये जो है पलामू के दक्षिण पश्चिम में, पलामू किधर पड़ता है? पलामू इस साइड में पलामू पड़ता है, ठीक है। पलामू किधर पड़ता है? पलामू इधर ही पड़ता है आसपास में। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? पलामू का अगर बोलें तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गढ़वा का पोजीशन अगर बात करें तो पलामू के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, गढ़वा पड़ता है। दूसरा पॉइंट अगर बोला जाए तो गढ़वा का जो है दक्षिण में जो है कन्हर नदी निकलता है, जो छत्तीसगढ़ से इसको अलग करता है, ठीक है। गढ़वा का जो अगर साउथ का क्षेत्र बोले, यानी कि दक्षिण में जो है ये कौन नदी निकलता है? कन्हर नदी, कन्हर नदी। और ये कन्हर नदी जो होता है गढ़वा को छत्तीसगढ़ से अलग करती है, छत्तीसगढ़ से अलग करता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये तो गढ़वा के दक्षिण में कन्हर नदी है जो गढ़वा को छत्तीसगढ़ से अलग करता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि ये पूर्व की बात करें, ये तो दक्षिण पश्चिम का बात हो गया, दक्षिण का बात हो गया। अगर पूर्व की बात करें, गढ़वा कॉर्नर पे होता है तो पूरब कौन साइड होगा? इस साइड पूर्व होगा। तो इधर कौन होगा? पूर्व में क्या है? पलामू है, ठीक है। पूर्व में क्या हो गया? पलामू हो गया। अब पश्चिम में कौन हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिम में कौन हो गया? तो गढ़वा का अगर पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में ये दोनों क्या है? पश्चिम में ही है, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? पश्चिम में ही है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ से भी टच करता है, ठीक है। पश्चिम में गढ़ में जो है छत्तीसगढ़, कौन सा जिला? सरगुजा जिला, सरगुजा। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ हो गया। और एक बात के यहाँ पर और लिख सकते हैं कि पश्चिम में जो है और एक जिला है उत्तर प्रदेश का, इसका नाम क्या है? सोनभद्र जिला। सोनभद्र कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। यानी कि पश्चिम में जो है जो गढ़वा है वो पश्चिम में किससे सटा हुआ है? सरगुजा सटा हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, और सोनभद्र से सटा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सॉरिया रोबस्टा है ये एक वृक्ष है और ये जो है साल का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम किसका है? साल का। साल भी बोलते हैं या सखुआ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सोरिया रोबस्टा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चूंकि ये साल का जो वृक्ष है ये काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। इससे जो भी मटेरियल बनेगा ये काफ़ी मजबूत होता है। इससे जो होता है क्या? दरवाज़ा,
खिड़की इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए साल और एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट है, जैसे कि हम जानते हैं कि जैन का टोटल कितना तीर्थंकर था, 24 तीर्थंकर था। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे और 24th जो थे वो कौन थे, महावीर थे। ठीक है, अब महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये साल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और ये जो और एक कहाँ पर हुआ था, ये जो एक नदी है जिसका नाम क्या है, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, उसी के तट पर। ठीक है, तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तो हो गया। अब देखिए कुछ और इसमें झारखंड में इम्पोर्टेंट वृक्ष हैं, जैसे हो गया पलास। इसका क्या नाम है, पलास का जो साइंटिफिक नेम है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। महुआ का भी पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मधुका लॉन्गिफोलिया, ठीक है, मधुलिका लॉन्गिफोलिया। तो ये जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, साल का भी याद रखना है, पलास का भी याद रखना है और महुआ का भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। तो छऊ नृत्य जो है झारखंड के इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म में से जो लोक नृत्य है उसमें से एक नृत्य क्या है, छऊ नृत्य है। और जो सरायकेला खरसावां है ऑप्शन नंबर ए में, ये विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का जो है गढ़ माना जाता है। चूंकि छऊ नृत्य में जो है 3 शैली देखने को मिलता है, 3 शैली। पहला हो गया सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां। ये पहला शैली इसमें यहाँ पर। और सरायकेला खरसावां को ही जो है छऊ नृत्य यहाँ से जो है प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 2 नंबर जो है मयूरभंज। ये मयूरभंज में भी एक शैली प्रचलित है छऊ नृत्य का, ये कहाँ पर, उड़ीसा में पड़ता है। और एक कहाँ पर, पुरुलिया। ये पुरुलिया कहाँ पर पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है पुरुलिया। ये 3 शैली जो है बहुत फेमस है, लेकिन सबसे जो प्रारंभ माना जाता है ये सरायकेला खरसावां। ऐसा माना जाता है कि सरायकेला खरसावां से ही छऊ नृत्य जो है क्या है, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए ये 3 शैली के अलावा भी जो है एक सिंगुआ छऊ आता है, सिंगुआ छऊ। और ये कहाँ पर प्रचलित है, ये विशेष शैली है और ये जो है इसका विकास कहाँ पर, खूंटी जिला में हुआ है। खूंटी जिला ये नॉर्थ छोटा नागपुर में पड़ता है। और ये भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है नृत्य माना जाता है। झारखंड में जो है सबसे अधिक है, भारत लेवल पर भी इसका एक विशेष इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देश और विदेश में जो है इसका राष्ट्र बोलें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। अब देखिए इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो ये हो गया कि ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है।
नेक्स्ट इसमें क्या हो गया कि इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, सुधेंदु नारायण सिंह। सुधेंदु नारायण सिंह। तो सुधेंदु नारायण सिंह जो है 1938 में इसका परफॉर्मेंस किए थे, फर्स्ट टाइम विदेश में, पहली बार विदेश में, ठीक है, पहली बार विदेश में इसको परफॉर्म किए थे। कौन? सुधेंदु नारायण, ठीक है। ये देखिए, ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसका मतलब क्या है कि ये बिना गुरु के जो है नहीं किया जा सकता। इसमें जो है गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। गुरु की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपस्थिति अनिवार्य। गुरु की स्थिति क्या है, इसमें अनिवार्य है। नेक्स्ट जो है एक पॉइंट है कि 2010 में यूनेस्को द्वारा जो है इसको विरासत नृत्य के रूप में शामिल कर लिया है, ठीक है। 2010 में क्या है कि यूनेस्को द्वारा जितना भी हेरिटेज है यूनेस्को के अंतर्गत ही आता है। किस नृत्य के रूप में? विरासत नृत्य के रूप में जो है इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक। देखिए, और इसमें जो है मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मुखौटा का प्रयोग करके जो है एक पुरुष लोग जो हैं पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं, मुखौटा, मुखौटा पहनकर, ठीक। और इसमें जो है साथ में क्या हथियार भी होता है, ठीक है। और सिर पर जो है एक कलिभंग भी होता है, यानी कि जो जैसे पगड़ी है तो पगड़ी में जो मोर का पंख होता है ना, उसी टाइप से, ठीक है। तो ये जो हथियार वीर रस को, और ये जो कलिभंग होता है ये किसको? ये एक टाइप से श्रृंगार है, तो श्रृंगार रस, रस को जो है ये क्या करता है? शो करता है, ठीक है। एक इसमें विशेष इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि केवल छऊ नृत्य ही ऐसा है जिसमें भाव की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। भाव की अभिव्यक्ति यानी कि भाव तो दिखता ही दिखता है, साथ में इसमें कथा का भी मंचन होता है, ठीक है। इसका जो नाटक होता है ये कथानक भी होता है, इसमें कथानक भी होता है। ओनली छऊ ऐसा नृत्य है, बाद बाकी सब में जो है भाव की अभिव्यक्ति तो होती है लेकिन कथात्मक नहीं होता है। लेकिन छऊ नृत्य में ऐसा है कि भाव की अभिव्यक्ति होती है और कथानक भी ये होता है, यानी कि किसी कथा पर ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और उसको भाव के द्वारा जो है समझाया जाता है। लेकिन अगर छऊ नृत्य की को छोड़कर अन्य में क्या होता है? भाव की अभिव्यक्ति होती है लेकिन वो कथा पर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। ये समझिए, इसका करेक्ट आंसर होगा कि सरायकेला खरसावां का जो छऊ नृत्य है वो विश्व प्रसिद्ध जो है छऊ नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिमडेगा जो है जिला के साथ डैश सीमाएं साझा करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिमडेगा कहाँ पर होता है, देखिए, तो ये हो गया, क्या हो गया? ये जो जगह हो गया ये झारखंड का मैप हो गया और ये जो हो गया ये क्या हो गया? सिमडेगा हो गया। तो इधर जो होता है इस साइड क्या होगा? इधर उड़ीसा होता है, दक्षिण में उड़ीसा हो गया। इस साइड क्या हो गया? इधर पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया? देखिए, इस साइड जो हो गया ये यूपी पड़ता है और इधर जो पड़ता है ये क्या? छत्तीसगढ़ पड़ता है और इधर जो होता है ये बिहार पड़ गया, ठीक है। नॉर्थ में बिहार है, पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है और वेस्ट में ईस्ट में जो है ये पश्चिम बंगाल है। तो ये कॉर्नर जो है यहाँ सिमडेगा है और सिमडेगा किससे किससे टच कर रहा है? तो सिमडेगा जो
टच करता है ये कहाँ से, एक तो उड़ीसा से भी टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा है। ये देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। और ये अगर बोला जाए तो ये किधर पड़ता है, अगर मैप देखें, देखिए इधर क्या हो गया नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो सिमडेगा जो होता है इस जगह पड़ता है। तो अगर झारखंड के रेफरेंस में लिया जाए तो साउथ वेस्ट में क्या पड़ा, सिमडेगा पड़ गया। ठीक है, तो ये जो है सिमडेगा कहाँ पर पड़ता है, साउथ वेस्ट ऑफ झारखंड, यानी कि दक्षिण पश्चिम ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड, ठीक है, झारखंड के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। अब देखिए इस साइड में क्या पड़ता है, इस साइड में जो होता है, इस साइड में गुमला पड़ता है ना, इस पॉइंट पे क्या पड़ता है, ये गुमला पड़ता है। तो ये किधर हो गया, ये उत्तर साइड हो गया। ठीक है, तो इसके उत्तर में क्या पड़ता है, सिमडेगा का जो उत्तर साइड है वहाँ पर क्या पड़ेगा, गुमला पड़ेगा। उत्तर में क्या है, गुमला है। पूर्व में बात करें तो पूर्व साइड में क्या है, देखिए पूर्व साइड मतलब ये पूर्व साइड हो गया। इधर अगर देख लिए, इधर जो है इस साइड में क्या पड़ जाएगा, इधर तो ये क्या है, ये वेस्ट सिंहभूम है, ये ईस्ट सिंहभूम है। ठीक है, ये ईस्ट सिंहभूम है, यहाँ पर सरायकेला खरसावां हो गया और इधर रांची हो गया। तो पूर्व में क्या हो गया, रांची हो गया और प्लस क्या हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। अब देखिए ये सिमडेगा हो गया, तो उत्तर में गुमला पड़ गया, पूर्व में, अब पश्चिम में क्या पड़ गया, पश्चिम में छत्तीसगढ़ पड़ गया, जिसका क्या हो गया जसपुर जिला। ठीक है, कौन सा जिला, जसपुर जिला। पश्चिम में क्या पड़ गया, ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ तो पूरा स्टेट हो गया ना, इसमें कौन सा, जसपुर जिला, जसपुर जिला हो गया। फिर क्या आ जाएगा इसमें, अब दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में क्या पड़ जाएगा, दक्षिण में जो है सिमडेगा का दक्षिण में क्या पड़ जाएगा, ये नीचे साइड क्या होगा, उड़ीसा होगा। उड़ीसा का कौन सा जिला होगा, सुंदरगढ़। ठीक है, और यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर बहती है सिमडेगा से, उसका नाम क्या है, शंख नदी। और ये शंख नदी हो गया मुख्य धारा वाली शंख नदी, क्योंकि दो शंख नदी है, एक शंख नदी और एक कहाँ पर लोहरदगा में बहती है, लेकिन वो क्या है इसके कंपैरिजन में छोटी नदी है, और वो साउथ के कोयल का जो है सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नृत्य को युद्ध नृत्य के संज्ञा दी गई है। ये जो है युद्ध नृत्य हम बोल सकते हैं या मार्शल नृत्य बोल सकते हैं, और ये किसको बोला जाता है, पाइका नृत्य को। पाइका नृत्य को युद्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए पाइका में क्या होता है कि पाइका नृत्य में जो है केवल पुरुष द्वारा इसका नृत्य परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है केवल पुरुष द्वारा। ठीक है, ये नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। इसमें 5 जोड़ा, 7 जोड़ा या 9 क्या होता है, जोड़ा में पुरुष जो होता है इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। ये जो होता है आदिवासी में भी फेमस है, साथ ही साथ ये जो है सदानों में फेमस है। सदान किसको बोलते हैं, ये जो होता है सदान, ये गैर जनजाति होते हैं, गैर जनजाति होते हैं, गैर जनजाति। ठीक है, सदान किसको बोलते हैं, गैर जनजाति बोलते हैं। तो ये आदिवासी और सदान दोनों में क्या है, प्रचलित है। इसके साथ ही इसमें क्या है कि ये मुख्य, अगर मुंडा जनजाति की बात करते हैं
तो मुंडा जनजाति में ये मुख्य रूप से जो है प्रचलित है। ठीक है, मुख्य रूप से मुंडा जनजाति में प्रचलित है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सैनिक वेशभूषा धारण करके जो है नृत्य परफॉर्म किया जाता है। सैनिक वेशभूषा धारण करके जो है नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। चूंकि सैनिक है तो ये जो होता है वीरता को प्रकट करता है। तो सैनिक है तो हाथ में क्या होता है, एक हाथ पे तलवार होता है और प्लस दूसरे हाथ पे क्या होता है, शील्ड होता है, जिससे जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों किसको शो करता है, वीरता को, वीर रस को शो कर रहा है। इसमें क्या होता है कि सिर पर क्या होता है, पगड़ी पे, सिर में पगड़ी होता है और पगड़ी में जो होता है कलगी होता है, जिसको मोर पंख या क्या बोलेंगे, कलगी बोलेंगे। मोर का पंख होता है या फिर कलगी होता है। और ये किसको, श्रृंगार रस को जो है शो करता है। ये जो होता है नृत्य काफ़ी उत्तेजक होता है, काफ़ी स्पीड में किया जाता है। उत्तेजक नृत्य हो सकता है, वीरता को शो करता है ये नृत्य, वीर रस को दिखाता है, ओजस्वी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सभी नृत्य फॉर्म जो होता है क्या होता है, गीत रहित होता है। यानी कि इसमें सॉन्गलेस, सॉन्ग जो होता है एब्सेंट होता है। यानी कि कोई भी जो सॉन्ग होता है, गीत होता है, वो क्या करता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए जो व्यक्ति हैं ये हो गया रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा ने इसको जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पर, रूस में, भारत महोत्सव था रूस में, कहाँ पर, रूस में परफॉर्म किया था। ठीक है, रूस में इसको परफॉर्म किया था। किसके द्वारा, हम बोल सकते हैं ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा जो है भारत महोत्सव रूस में इसको परफॉर्म किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाइका। अब देखिए यहाँ पर एक डोमकच भी है। तो डोमकच जो है एक स्त्री प्रधान नृत्य है। डोमकच क्या है, एक स्त्री प्रधान है। ठीक है, स्त्री प्रधान नृत्य है डोमकच, और इसको जो है विवाह के समय जो है परफॉर्म किया जाता है, विवाह नृत्य है। डोमकच क्या है, एक विवाह नृत्य है। नेक्स्ट इसमें और एक है फगुआ। ठीक है, अब देखिए फगुआ जो है ये क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान है। फगुआ क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका भी बहुत टाइप होता है। एक क्वेश्चन आंसर करने वाला होता है कि उसमें जो होता है क्वेश्चन आंसर किया जाता है। ठीक है, और ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है फगुआ, और इसको जो है खास करके बसंत या होली में जो है परफॉर्म किया जाता है। बसंत या होली के अवसर पर परफॉर्म, होली के अवसर पर। ठीक है, तो डोमकच भदुरिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चढ़ंतड़ी, रसक्रीड़ा, थड़िया, खेमटा नृत्य के प्रकार हैं। ये सभी डांस फॉर्म है, और ये जो है अग्नई का डांस फॉर्म है। किसका, अग्नई, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अग्नई जो होता है एक टाइप का क्या है, एक धार्मिक नृत्य है। ठीक है, ये क्या है, धार्मिक नृत्य है अग्नई, और ये जो है पूजा के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है, पूजा के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये जो है मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है। मुख्यतः गैर जनजाति जो होते हैं सदान, जिसको दिक्कू भी बोलते हैं, सदानों में प्रचलित है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर क्या है, एक झूमर भी है। तो झूमर जो होता है ये मुख्य रूप से फसल कटाई के टाइम जो है किया जाता है। झूमर की बात करें
तो ये कब परफॉर्म किया जाता है? जब फसल काटा जाता है, फसल कटाई के समय जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फसल कटाई परफॉर्म, ठीक है, पर परफॉर्म किया जाता है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी जो है स्त्री प्रधान है, स्त्री प्रधान नृत्य है। इसको जो है विवाह के समय भी या किसी पर्व त्यौहार के टाइम भी जो है परफॉर्म किया जाता है, पर्व त्योहारों में भी परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अगर बोलें तो ये जो नृत्य है घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य ग्रुप में किया जाता है, घेरा बनाकर समूह में जो है किया जाता है। इसके बहुत टाइप हैं। ठीक है, झूमर के जो है बहुत टाइप है। एक करिया झूमर है, दूसरा अधरतिया माने आधे रात को किया जाता है, जस्ट रात के पहले पहर में किया जाता है, उसको जो है मध्यम गति से किया जाता है। ठीक है, सॉरी, अधरतिया में जो है तीव्र गति से किया जाता है। किस गति से? तीव्र गति से। ठीक है, अधरतिया भी एक झूमर का प्रकार है। पहिल सांझ हो गया, पहिल सांझ तो समझ में आ गया, शाम ढलते इसको किया जाता है। और कैसे किया जाएगा? मध्यम गति से किया जाएगा, मध्यम गति से किया जाता है। फिर उसके बाद क्या हो गया? भिनसरिया झूमर भी का एक भी टाइप होता है। इसमें जो होता है डांस जो परफॉर्म किया जाता है ये मध्यम गति से किया जाता है, मध्यम गति से किया जाता है भिनसरिया में। और एक होता है रसकीरा झूमर भी होता है, ये तीव्र गति से किया जाता है। ये जो मध्यम तथा हम बोल सकते हैं इसको स्लो किया जाता है। ठीक है, ये भी तीव्र गति से। अधरतिया भी किया जाता है, रसकीरा भी जो है तीव्र गति से किया जाता है। पहिल सांझ जो होता है मध्यम तथा स्लो, धीरे धीरे किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो झूमर है ये स्त्री प्रधान जो है किया जाता है। और करिया झूमर, अधरतिया, पहिल सांझ, भिनसरिया झूमर, रसकीरा झूमर जो है ये सभी झूमर के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव का जो पुजारी होता है जो सरहुल के दौरान उपवास रखता है उसको क्या कहता है? तो जो सरहुल के दौरान उपवास रहता है उसको पाहन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सरहुल की बात करेंगे तो सरहुल जो है अगर पूरे जनजाति का बात करेंगे, ठीक है, जनजातियों का जो है पूरे जनजाति की बात करेंगे तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर ओवरऑल बात किया जाए पूरे जनजाति की तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार होगा वो कौन होगा? सरहुल होगा। लेकिन अगर संथाल का विशेष बात किया जाए तो संथाल का जो सबसे बड़ा त्यौहार होगा वो क्या होगा? ये सोहराय होगा। त्यौहार क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? सोहराय होगा। ठीक है, इसको ये जो है इसमें जो जानवर होता है उसका पूजा किया जाता है। ठीक है, जो जानवर होता है उसका जो है क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। तो सरहुल अगर बोलें तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार, लेकिन अगर संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार की बात की जाए तो क्या होगा? सोहराय होगा। ठीक है, अब सरहुल को जो है डिफरेंट जो जनजाति है उसमें अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर संथाल की बात की जाए तो सरहुल को जो है उसको बा पर्व बोलते हैं।
बा पर्व बोलते हैं। फिर अगर उरांव की बात की जाए, उरांव जनजाति में, जो कि सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, तो इसमें जो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, खद्दी बोला जाता है। ठीक है, ये खद्दी के नाम से उरांव को जाना जाता है। एक खड़िया जनजाति है, इसमें जो होता है उरांव को सरहुल को जकोर पर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो सरहुल होता है, ये जो होता है ये फूलों का त्यौहार होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फूलों का त्यौहार किसको कहा जाता है? ये सरहुल को कहा जाता है। और इसमें जो है एक वृक्ष होता है साल का, ये इम्पोर्टेंस होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस महत्व होता है। साल वृक्ष का महत्व जो होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या चीज़ है कि ये जो है पर्व 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, ये पर्व जो है 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन में जो होता है मछली के जल से जो है पूरे घर के अभिषेक किया जाता है। ठीक है, जो मछली का अभिषेक किया हुआ जल है पूरे घर में जो है छिड़का जाता है, घर में छिड़का जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पाहन है वो क्या करते हैं कि उपवास रखते हैं, और जो सभी के पूरे गांव का जो छत पर है साल का टहनी रखता है। ठीक है, इसमें जो उपवास होता है किसका? पाहन द्वारा, पाहन द्वारा। और ये पाहन क्या करता है कि छत पर जो है सभी गांव के सभी छत पर जो है साल टहनी को रखता है। तीसरे दिन क्या किया जाता है कि मुर्गा की जो है बलि दी जाती है, बलि दी जाती है। और चौथे दिन जो होता है ये बलि वाला जो मुर्गा है प्लस चावल को मिलाकर जो है खिचड़ी तैयार किया जाता है, जिसको इसका नाम है, इम्पोर्टेंट नाम है इस खिचड़ी का। क्या नाम है इस खिचड़ी का? तो इस खिचड़ी का नाम है सूड़ी खिचड़ी। क्या नाम है? सूड़ी। ठीक है, इसका जो है सूड़ी खिचड़ी नाम है, ये याद रखना है। क्या खिचड़ी का नाम है? सूड़ी। ठीक है, सूड़ी खिचड़ी जो है इसका नाम है। अब देखिए नेक्स्ट और भी इसमें पॉइंट है, ये तो हो गया। इसमें और क्या पॉइंट है कि ये जो होता है सरहुल आखिर मनाया कब जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि सरहुल जो है कब मनाया जाता है। सरहुल जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाएगा? इसको चैत्र माह शुक्ल पक्ष, ठीक है, चैत्र माह मनाया जाता है। चैत्र माह जो है शुक्ल पक्ष में, ठीक है, मनाया जाता है। और कब? तृतीया को। शुक्ल पक्ष तृतीया मतलब क्या होता है? देखिए एक हो गया पूर्णिमा, एक हो गया अमावस्या। पूर्णिमा, एक हो गया अमावस्या, अमावस्या। तो देखिए चांद को जो है इधर से इधर जाने में 15 दिन का टाइम लगता है। 1 2 3, ठीक है, अप टू यहाँ से कितना? 15 दिन का लगता है। तो अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष। बोलने का मतलब तो यही शुक्ल पक्ष है। चैत्र माह में जो है ये जो तीसरे दिन है, जैसे अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष बोलेंगे। तो ये जो है तीसरा दिन मनाया जाता है। और जब, ठीक है, और जब किधर? पूर्णिमा से अमावस्या की ओर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अप टू द 15वां दिन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष बोलेंगे, कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो
अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर तो उसको शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा से जब अमावस्या की ओर तो उसको क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तीसरे दिन जो है मनाया जाता है। और इसमें और एक बात याद है कि इसमें एक विशेष जगह जो है, जो इसमें जो फूल का यूज़ किया जाता है वो कौन सा फूल होता है, सरई फूल। ठीक है, सरई फूल का जो है यूज़ किया जाता है, सरना में चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट्स है, याद रखना है। ठीक है, और जो सरहुल फूल का जो विसर्जन किया जाता है, सरहुल फूल या सरई फूल एक ही बात है, जो सरहुल फूल का विसर्जन एक विशेष जगह पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये जो विसर्जन किया जाता है एक विशेष जगह में उसको क्या बोलते हैं, विसर्जन जो किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, गिड़िवा बोलते हैं, गिड़िवा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये गिड़िवा है। गिड़िवा एक स्थान है और यहीं पर जो है सरहुल फूल का जो है विसर्जन किया जाता है। अब देखिए इसमें और कुछ पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया। अब इसमें जो मेन होता है, इसमें क्या किया जाता है कि पाहन द्वारा जो है 3 घड़ा लिया जाता है। ठीक है, 3 घड़ा लिया जाता है, पहला घड़ा, दूसरा घड़ा और तीसरा घड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि पानी भर दिया जाता है और नेक्स्ट डे इसको देखा जाता है। यदि पानी क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा सुखाड़ग्रस्त होने वाला है, बहुत कम अगर पानी हो गया तो अकाल होगा, अगर ठीक ठाक रहा तो सिंपल, और अगर भरा हुआ रहा तो क्या होगा, इसी तरह बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप का 3 हो गया, ये पाहन के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है। बीज बोने के त्यौहार को जो है बीज बोने के त्यौहार को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोहिणी। ठीक है, तो बीज बोने के टाइम में जो त्यौहार मनाया जाता है वो क्या है, रोहिणी है, और इसको जो है रोहिन त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है बीज बोने का शुरुआत होता है, बीज बोने की शुरुआत। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीज बोने का शुरुआत होता है। और झारखंड में जो कैलेंडर वर्ष होता है, झारखंड में जो कैलेंडर वर्ष है, कैलेंडर ईयर है, उसका जो है पहला त्यौहार है रोहिन। ठीक है, और पूछा जाए कि झारखंड का जो कैलेंडर वर्ष है, ईयर होता है, उसका पहला त्यौहार कौन सा है, तो रोहिन होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है इस पर्व को मनाने में टाइम जो है ना तो नृत्य परफॉर्म किया जाता है, ना किसी तरह का जो है गीत गाया जाता है। ये को भी जो है नृत्य भी परफॉर्म नहीं किया जाता है और कोई भी लोक गायन भी नहीं गाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टूसू भी है। तो टूसू जो है ये एक टूसू कन्या थी, उसके स्मृति में ये मनाया जाता है और इसमें जो है सूर्य पूजा को एक विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है,
टुसु को जो है सूर्य पूजा को विशेष स्थान दिया गया है। और ये कब? मकर संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन में जो है इसको मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि महिलाओं के द्वारा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लड़की लोग क्या करती है कि एक बांस का या लकड़ी का फ्रेम होता है, ठीक है, लकड़ी होता है या बांस का क्या होता है, फ्रेम होता है, उसको रंगीन कागज से सजा दिया जाता है। ठीक है, रंगीन कागज सजा दिया जाता है, सजावट किया जाता है, और उसको जो है बाद में उस फ्रेम को जो है नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। टुसु पर्व में जो है यही होता है। और ये तो हो गया। कर्मा में क्या होता है? कर्मा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, कर्मा क्या होता है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। इसमें जो होती है, जो बहन होती है, ये उपवास रखती है भाई की सुख समृद्धि या अच्छी उम्र की कामना के लिए। ठीक है, ये जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये भादो महीने में मनाया जाता है। भादो या भाद्रपद कहें तो शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी, यानी कि एकादशी मतलब फर्स्ट डे को, एकादशी को जो है ये मनाया जाता है। इसमें जो है कर्मा में ही कर्म धर्म, जो कर्मा धर्मा होता है, इसका पाहन के द्वारा कथा किया जाता है। ठीक है, कर्मा फेस्टिवल में ही दो भाई होते हैं, कौन? कर्म और धर्म, उसका कथा वाचन होता है। किसके द्वारा? पाहन द्वारा। और जो मुंडा लड़की, कुंवारी कन्या होती है, मुंडा लड़कियों के द्वारा जो होता है, इसमें 7 प्रकार के अनाज का बीज लगाया जाता है, जिसको जावा जगाया जाता है। यानी कि बीज लगाना माने जावा जगाना, जगाया जाता है। ठीक है, और मुंडा में ये है कि इसमें जो है, जो ये पूजा करेगा, जो कर्मा जो पूजा करेगा, मुंडा में ऐसा मानते हैं वो लोग, तो उनकी सभी जो मन की मुरादें वो पूरी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, बीज बोने के त्यौहार को, उसको क्या बोलेंगे? रोहिन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर डैश जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है, ये अगर देखिए डैश जिला में, ठीक है, तो जिला की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है? रामगढ़ जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? रामगढ़ जिला में जो है पड़ता है। रामगढ़ जिला में जो है ये पड़ता है। ठीक है, और स्पेशली अगर बात की जाए तो राजरप्पा में। ठीक है, तो यहाँ जिला के बारे में पूछ रहा है, तो जिला कौन सा होगा? रामगढ़ जिला होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर? राजरप्पा, और जिला कौन सा है? रामगढ़। एग्जैक्ट अगर जगह पूछा जाता तो राजरप्पा होता, लेकिन यहाँ जिला पूछा जा रहा है तो क्या होगा? रामगढ़ होगा। ये जो है छिन्नमस्तिका का मंदिर है, भारत में टोटल कितना है? 51 शक्तिपीठ है। ठीक है, तो 51 शक्तिपीठ में से एक, ठीक है, कौन है? छिन्नमस्तिका का मंदिर है। ये जो है, ये छिन्नमस्तिका का मंदिर है, क्या है? एक शक्तिपीठ है। ठीक है, 51 है पूरा भारत में, उनमें से एक छिन्नमस्तिका का मंदिर है। और ये जो है दामोदर और भेड़ा नदी के जो है संगम पर स्थित है। ठीक है, संगम पर स्थित है।
ठीक है, संगम स्थित है, के संगम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि यहाँ पर जो है जैसे छिन्न मस्तिका, नाम क्या है, छिन्न मस्तिका। तो छिन्न मस्तिका ये जो है चंचलता का प्रतीक है। ठीक है, छिन्न मस्तिका का अर्थ क्या हो गया, ये भी पूछा जाता है कि जो छिन्न मस्तिका हो गया, छिन्न मस्तिका का अर्थ बनाएंगे ये किसका प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है। चंचलता का जो है ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है केवल माँ काली का जो है धड़ से अलग सर, मतलब सर अलग है, सर जो है अलग है। ठीक है, धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा है, प्रतिमा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर माँ काली है, तो माँ काली का जो है लेफ्ट साइड में क्या है, ये साकिनी, और राइट साइड में डाकिनी। ठीक है, और इनके जो पैरों के पास है, ठीक है, पैरों के पास जो देवी के पास कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पास रति और कामदेव विराजमान है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो है, इस छिन्नमस्तिका देवी के मंदिर को जो है वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो है इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये कामाख्या मंदिर के शिल्पकला से जो है प्रभावित है। ठीक है, बिल्कुल जो है कामाख्या देवी का जो मंदिर पड़ता है गुहा आसाम में, कामाख्या मंदिर आसाम में है, कि शिल्पकला से प्रभावित है, से प्रभावित है, प्रभावित है। ठीक है, शिल्पकला के से प्रभावित है, प्रभावित है। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा कि दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, और इस हजारीबाग में जो है झारखंड का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड है, हॉट स्प्रिंग, और वो भारत का भी एक तरह से जो है सबसे बड़ा गर्म जलकुंड है, और इसका नाम क्या है, सूरज कुंड। ठीक है, जो हजारीबाग में है यहाँ पर क्या है, सूर्य कुंड, ये हॉट स्प्रिंग है, झारखंड का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग है हजारीबाग में। ठीक है, और सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट, हम बोल सकते हैं क्या, हॉटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अलीनगर द्वारा, अलीनगर किला जो है डैश द्वारा बनाया गया है। तो अलीनगर कहाँ पर पड़ता है, ये पलामू जिला में पड़ता है। सबसे पहली बात कि ये जो अलीनगर पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है, ये जपला में पड़ता है, और कहाँ पर, पलामू में। ठीक है, और यहीं पर जो किला बनाया गया है इसको जो है क्या बोलते हैं, अलीनगर किला बोलते हैं। इसका निर्माण जो है इस मुजफ्फर खां के द्वारा कराया गया था, और चूँकि ये रोहिल्लों का सरदार है इसलिए इसको रोहिल्ला किला भी बोलते हैं।
इसके जो रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा कराया गया था, इसलिए इसको जो है रोहिल्लों का किला भी कहा जाता है। ठीक है, रोहिल्लों का किला भी इसको कहा जाता है। और इसका जो निर्माण कराया गया था ये किसके कारण, अली नगर किला का निर्माण रोहिल्लों का सरदार जो मुजफ्फर खां है उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए इसका जो आकार है, इसका आकार जो है ये कैसा है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है इसका। इसके अलावा इसमें और है कि एक है, देखिए कन्फ्यूजन नहीं है, अली नगर किला अलग हो गया, एक है अलीगंज किला, ये बिल्कुल उससे अलग है इस किला से। ठीक है, अलीगंज किला। और ये अलीगंज किला कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पाकुड़ में। चूँकि ये किला क्यों इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए, क्योंकि यहाँ से जो संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो संथाल विद्रोह है की शुरुआत जो इसी किले से हुई थी। संथाल विद्रोह का शुरुआत जो है इसी किले से हुआ था और यह जो है संथाली वीरता और एकता का प्रतीक है, इसलिए संथाली वीरता और एकता का प्रतीक, संथाली एकता का क्या है, प्रतीक है। ठीक है, संथाली वीरता और एकता का प्रतीक है। तो ये किला जो है कहाँ पर पड़ता है, पलामू में पड़ता है। इसके अलावा पलामू में और कौन कौन किला पड़ता है, पलामू में जो इसके अलावा किला पड़ता है और कौन कौन, देखिए पलामू और कौन कौन किला पड़ता है। इसके अलावा एक है शाहपुर का किला, ठीक है, शाहपुर का किला। और इसका जो निर्माण किया गया था ये गोपाल राय के द्वारा। और ईयर की बात करें तो 1772 ईस्वी में। ठीक है, फिर एक जपला का किला है, ये भी कहाँ पड़ता है, पलामू में पड़ता है जपला चुके। और ये जो है जपला का किला ये सोन नदी के तट पर है। ठीक है, सोन नदी के तट पर है जपला का किला। और इसका जो निर्माण कराया गया था ये खरवाड़ शासक, ये खरवार में यानी कि खेरवार और खरवार एक ही बात है। और जो खरवार शासक का नाम था इसका नाम था प्रताप धवल। ठीक है, प्रताप धवल के द्वारा जपला। और क्यों इम्पोर्टेंट है, जपला में जो है सीमेंट का एक फैक्ट्री था। झारखंड में सबसे बड़ा सीमेंट का फैक्ट्री कहाँ था, जपला में था, हुसैनाबाद में। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आंसर होगा ये हो गया मुजफ्फर खां। देखिए जगन्नाथ ढाल जो है ये जो धालबूम है ये ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है।
ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने विद्रोह किया था सैनिकों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में जो है ढालभूम में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जिले में प्राप्त हुए थे। तो कुषाण वंश का जो एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में जो है कनिष्क को जाना जाता है। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट शासक के रूप में किसको जाना जाता है? कनिष्क को। ठीक है, और झारखंड की बात करेंगे तो रांची से जो है कनिष्क के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के टाइम ही जो संस्कृत साहित्य का विकास होता है। ठीक है, संस्कृत साहित्य का विकास। ठीक है, इसके टाइम में ही संस्कृत साहित्य का विकास होता है। इसमें और पॉइंट एक है कि एक शैली होती है जिसको क्या बोलते हैं? गांधार शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों का विकास भी जो है, गांधार शैली की बात करें या मथुरा शैली की बात करें, और इन दोनों जो है कला शैली है। कैसा शैली है? कला शैली है। ठीक है, का विकास जो है इसी टाइम पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अगर हम मुंडा की बात करते हैं, ये जो है थर्ड सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी जो है सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की? झारखंड की। और जितना इसका झारखंड की जो जनसंख्या है लगभग उसका कितना 14% जो है ये निवास करता है। और झारखंड में इसका जो मुख्य संकेंद्रण बोला जाए, जहाँ ये पाए जाते हैं अधिकतर, मुख्य संकेंद्रण जो है ये कहाँ पर है? ये रांची में है। ठीक है, देखिए जैसे हम कहते हैं मुंडा, तो मुंडा का दो अर्थ निकलता है। एक अगर इसका पहला लें, मुंडा का सामान्य अर्थ लें, तो समान अर्थ में अगर इसको बोला जाए कि जनरल वे में, तो एक हो गया मुंडा का अर्थ हो गया विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति। और इसका कोई विशिष्ट अर्थ लें, मतलब इम्पोर्टेंट अर्थ लें, तो ये क्या हो गया? जो गांव का है राजनीतिक प्रधान होता है, गांव का राजनीतिक प्रधान को भी क्या बोलते हैं? मुंडा बोलते हैं। गांव का जो राजनीतिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? मुंडा बोलते हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि ये किस में आते हैं? ये प्रोटोऑस्ट्रलाइड में आते हैं। प्रजातीय दृष्टि से जो है ये क्या है? प्रोटोऑस्ट्रलाइड। ठीक है, प्रोटोऑस्ट्रलाइड में आते हैं। इसकी भाषा क्या है? मुंडारी है। और ये किस भाषा परिवार से है? ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो
एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है, से बिलोंग करता है। तो इसको जो है, इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है इसको क्या बोलते हैं? पाहन बोलते हैं। और ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं, और इसको जो है एक लगान मुक्त भूमि यानी कि टैक्स फ्री, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, दी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? डाली कटारी भूमि के नाम से जाना जाता है, डाली कटारी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मनोरंजन गुहा, ये गिरिडीह से बिलोंग करता है और क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। देखिए, रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये जो है संथाली भाषा की लिपि, संथाली भाषा की लिपि, इसका नाम क्या है? ओलचिकी लिपि का आविष्कारक माने जाते हैं, ओलचिकी लिपि। ओलचिकी लिपि। और इसका विकास कहाँ पर हुआ है? ये मयूरभंज में हुआ है। मयूरभंज कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। अब देखिए शेख भिखारी, ये शेख भिखारी कौन होता है? शेख भिखारी जो होता है ये दीवान होता है। किसका दीवान होता है? टिकैत उमराव सिंह का, टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह का जो है ये दीवान होता है। और ये जो होता है ये ओरमांझी के 12 गांव का जमींदार होता है। कहाँ? किस गांव का? ओरमांझी का जो 12 गांव होता है उसका जमींदार होता है टिकैत उमराव सिंह। और ये जो होता है इन्वॉल्व शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह दोनों जो है किसमें शामिल होता है? 1857 विद्रोह में, ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था झारखंड में, वहाँ पर ये शामिल होता है, ठीक है। तो 1857 का जब विद्रोह हो रहा होता है तो चतरा में जब इस विद्रोह का प्रसार हो रहा होता है कि दोनों को जो है पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा इसको गिरफ्तार किया जाता है। डाल्टन जो है, जो कहाँ का कमिश्नर होता है? डाल्टन रांची का कमिश्नर होता है, ठीक है। डाल्टन कहाँ का कमिश्नर होता है? ये रांची का कमिश्नर होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये दोनों को जो है फांसी की, रांची ले आता है दोनों को और दोनों को फांसी दे देता है, ठीक है। क्या करता है डाल्टन कि दोनों को कब? 8 जनवरी 1858 को दोनों को गिरफ्तार करता है, ठीक है। दोनों को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद जो है इसको रांची के टैगोर हिल में क्या करता है? फांसी दे देता है। और ये फांसी का जो नाम रखा जाता है ये टुंगरी फांसी, टुंगरी फांसी। ये क्या है? इसका नाम दिया जाता है, स्थान है टुंगरी फांसी है।
ठीक है। तो टिकैत उमराव सिंह और उसका जो दीवान होता है शेख भिखारी, वो दोनों जो है 1857 का जो विद्रोह होता है झारखंड में, वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और जब चतरा में इस विद्रोह का प्रसार हो रहा होता है तो जो रांची का कमिश्नर होता है डाल्टन, वो क्या करता है कि 8 जनवरी 1858 को इन दोनों को गिरफ्तार करता है और रांची लाकर जो टैगोर हिल में फांसी दे देता है। और इसको क्या होगा, ये टैगोर हिल में क्या दिया जाता है, यहाँ पर फांसी दिया जाता है। ठीक है। और इस स्थान को जो है टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से किस वर्ष दालमा वन्य जीव अभयारण्य को जो है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 1976 में, कहीं कहीं 1975 भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो है दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है हाथियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हाथी परियोजना 1992 में जो है हाथी परियोजना, एलिफेंट हाथी परियोजना बनाया गया। ठीक है। 1992 के तहत जो है हाथी परियोजना कहाँ पर लॉन्च की गई, दालमा वन्य जीव अभयारण्य में। दालमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। यहीं से इस परियोजना का जो है शुरुआत किया गया। ठीक है। दालमा, और ये कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम में शुरू हुआ। ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए, अगर पहला एलिफेंट रिजर्व जो बनाया गया भारत में, फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, ये तो स्टार्ट हुआ हाथी परियोजना का यहाँ से, लेकिन पहली बार जो हाथी का रिजर्व बनाया गया है इन इंडिया में, वो कहाँ पर बनाया गया है, इसी को बनाया गया था, दालमा वन जीव अभयारण्य को। कब, 2001 में। इसका जो स्थापना किया गया 26 सितंबर 2001 में। कहाँ, सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है। इसका जो विस्तार होता है दालमा वन्यजीव अभयारण्य का, इस हाथी परियोजना का जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य में विस्तार होता है, ये कहाँ पर, एक तो ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है। इसका विस्तार होता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितना है, नेशनल पार्क कितना है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये कितना है, एक है। और वो भी कौन सा है, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये पलामू में पड़ता है। और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, अभयारण्य, इसकी संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय जो है ये कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय जो है। और एग्जैक्ट अगर बात करें तो तुरामडी।
तो तुरामडी जो है पूर्वी सिंहभूम का जगह है, यहीं पर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय स्थित है तुरामडी में, पूर्वी सिंहभूम में। और इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब, वर्ष 2006 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है कितनी बार लगाया गया है। झारखंड में जो है अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन है ये 19 जनवरी 2009 से लेकर जो है 30 दिसंबर 2009 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 लगभग जो है पूरी 1 साल जो है लगा था। ठीक है, अब ये जो पीरियड है इसके जो पहले मुख्यमंत्री हैं जिसके बाद ये राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इस समय मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, ठीक है। ये जो पहली बार मुख्यमंत्री लगा था तो मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो राष्ट्रपति शासन लगता कब है? जब वहाँ के गवर्नमेंट सरकार नहीं चला सकता है, तब क्या उस राज्य का कंट्रोल कौन ले लेता है? राष्ट्रपति ले लेता है। तो ये जो है पहला जो लगा है राष्ट्रपति शासन, ये शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के बाद लगा था। ठीक है, और इस समय जो राज्यपाल थे ये कौन थे? सैयद अहमद। जो राज्यपाल थे ये कौन थे? सैयद अहमद नहीं, सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी, सैयद सिब्ते रजी। ठीक है, दूसरा जब लगा था, अच्छा जब ये ख़त्म होता है, ठीक है, ये भी बात है कि जब ये ख़त्म होता है तो मुख्यमंत्री कौन बनता है? फिर से कौन मुख्यमंत्री बनता है? शिबू सोरेन ही बनता है। ठीक है, फिर से जब मुख्यमंत्री बनता है ये कौन बनता है? शिबू सोरेन बनता है, एस सोरेन। ठीक है, इसके बाद जो है फिर से दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। 1 जून 2010 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? ये सितंबर तक चलता है। कब सितंबर? 11 सितंबर 2010 तक चलता है। और ये तो मुख्यमंत्री हो गया। ठीक है, और इस समय जो राज्यपाल होते हैं ये कौन होता है? राज्यपाल MOH फारूक। MOH फारूक। ठीक है, MOH फारूक जो होता है ये कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और इसके बाद जो बनता है ये कौन बनता है? इसके बाद जो मुख्यमंत्री बनता है ये जब हटता है 11 सितंबर 2010 के बाद, तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको बनाया जाता है? अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा को बनाया जाता है। उसके बाद जो है तीसरा राष्ट्रपति शासन और अंतिम राष्ट्रपति शासन अब तक का जो है ये 2013 में 18 जनवरी से स्टार्ट होता है, 2013 से, और कब तक जनता है? 18 जनवरी 2013 से स्टार्ट होके 13 जुलाई तक चलता है। ठीक है, 2013 तक चलता है। और इस समय जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं झारखंड के, ये कौन होते हैं? ये सैयद अहमद होते हैं। सैयद अहमद। ठीक है, और इसके बाद जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है ये किसको बनाया जाता है? हेमंत सोरेन को।
ठीक है। तो कितना बार लगा? 3 बार जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है। झारखंड में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो क्या कहलाता है? ये कहाँ है, कौन सा है? ये जो है सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ शिखर, जिसको जो है सम्मद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। सम्मेद शिखर। इसका जो हाइट अगर बोलें तो 1365 मीटर है, लेकिन 4478 अगर फिट में बात करेंगे 4478। और ये जो है झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट चोटी इन झारखंड। अगर सेकंड हाईएस्ट की बात की जाए, ये तो पहला हो गया ना, सबसे ऊंची चोटी यानी फर्स्ट पे आ गया। अगर सेकंड हाईएस्ट का बात किया जाए तो ये कहाँ पर? गुलगुल पहाड़ है। ये गुलगुल का पहाड़ कहाँ पर पड़ता है? ये गढ़वा में पड़ता है। चूँकि गढ़वा में ये कहाँ सरुवत गांव में है, इसलिए इसको सरुवत पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सरुवत पहाड़ ऑल्सो नोन। ठीक है। कहा कि सरुवत गांव में पड़ता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। और पारसनाथ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। किसका? जैन धर्म का मक्का। झारखंड में मक्का कहा जाता है, झारखंड में। और अभी तक जो है 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 20 जो हैं, 24 में से 20 निर्वाण की प्राप्ति जो है यहीं पर हुए थे, निर्वाण प्राप्त। ठीक है। कहाँ पर? पारसनाथ में। और जो 23वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर यहाँ पर थे, उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ पड़ा। ठीक है। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो इस्लाम खान ने जो है राजमहल से अपनी राजधानी को जो है कहाँ पर? ढाका स्थानांतरित कर दिया। तो ये देखिए, चूँकि ये इस्लाम खां जो है बंगाल का राजधानी, बंगाल का राजधानी पहले कहाँ था? कहाँ था? राजमहल था। इस्लाम खां के द्वारा जो है स्थानांतरित कर दिया गया। कब? स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? ढाका। अब जो है कहाँ पर है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में पड़ता है ये। ठीक है। और ये कब किया गया है? 1610 ईस्वी में किया गया है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। देखिए, जो राजमहल का पुराना नाम है ये भी जानना जरूरी है। राजमहल को पहले जो है पहले अगमहल कहते थे। अगमहल पहले क्या बोलते थे? अगमहल करते थे। और अगर मुग़ल शासनकाल की बारे में बोलें, मुग़ल शासनकाल
तो मुगल शासन काल में इसको जो है दामने को के रूप में भी जाना जाता है। दामने को के रूप में भी जाने जाता है मुगल शासन काल में। ठीक है, देखिए एक राजा है, उनका नाम क्या है, राजा मान सिंह फर्स्ट, राजा मान सिंह प्रथम। इन्होंने जो है राजा अकबर को खुश करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया कि जो नाम है राजमहल का, ठीक है, राजमहल का नाम बदल दिया, नाम इन्होंने भी बदल दिया और क्या दे, अकबर नगर रख दिया गया, अकबर नगर। ऐसा पूछ सकता है कि राजा मानसिंह ने राजमहल का नाम बदलकर क्या रखा, तो अकबर नगर रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह जो है, ये देखिए इसमें है कि 1857 का विद्रोह जो झारखंड में जो प्रसार हुआ है ये कहाँ से हुआ है। झारखंड में इसका स्टार्टिंग होता है रोहिणी गांव, रोहिणी है देवघर में, जो अजय नदी के किनारे पर है। ठीक है, वहीं से इसका स्टार्ट माना गया है। और ये जो रामगढ़ बटालियन का बात किया जा रहा है तो उसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर, रांची में था। ठीक है, रामगढ़ बटालियन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, रांची में था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट जो है 20 क्वेश्चंस थे जो झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें ये हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।